हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 193। ये वाला आर्क एकदम धुआंधार होने वाला है और इसका सिलसिला पिछले एपिसोड से ही शुरू हो गया था। हमें इसमें दिखाई गई थी क्वीन मेड्यूसा, यार चीजें तो और भी कई सारी थी। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो। ऑल्दो हम उसका रिकैप कर रहे हैं। खैर, अभी हफ्ते में एक बार जो डोंगो का एपिसोड रिलीज होता है वो भी काफी खतरनाक लेवल तक पहुंच चुके हैं। स्पेशली जियान का दोजन क्लास में ब्रेक थ्रू करना, उसे काफी अच्छे से एनिमेट किया गया है। अगर आप जानना चाहते हो कि दोजन ने ब्रेक थ्रू करने के बाद जियान ने क्या किया था और कैसे आगे वो मेड्यूसा और जूनर से मिलने वाला है, हमने पूरी नोवेल को पहले इस चैनल पे एक्सप्लेन करके रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट जरूर करना। जियान के दोजन क्लास में ब्रेक थ्रू करने के बाद की स्टोरी आप उसके लिए रेफर कर सकते हो एपिसोड नंबर 179। चलो, ये तो बात रही हमारी पुरानी नोवेल एक्सप्लेनेशन की। अब हम करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, उस इंजर्ड हो चुकी दो सोल के सामने जियान का फिगर अपीयर होता है। उसे घेर रखा था घोस्टली एनर्जी ने। हमें मालूम पड़ता है कि यह सोल डिवाल्वेंट टेलिस्मैन की वजह से। इससे पहले दोनों के बीच में फाइट शुरू हो पाती, जियान अपनी स्टोरिंग से पीपर जैसी चीज को बाहर निकालता है और इसे अनडेड मिंग स्पैरो ने तुरंत पहचान लिया था, क्योंकि ये होता है कैंगयू का टोकन, जो फेरी मूनलाइट की अकेली डिसेबल थे। फिर क्या, जब अनडेड मिंग स्पैरो को मालूम पड़ता है कि जियान की उम्र कितनी कम है और उसके पास होली फ्लेम भी है, वो समझ आता है कि जियान को मास्टर बनाना सबसे अच्छी चॉइस होगी। हाउएवर, क्योंकि जियान नहीं था एक दोषियान, वो तुरंत ही अनडेड मिंग स्पैरो की पावर को ऑब्जर्व नहीं कर सकता था। इस वजह से इस पावर को सील किया जाता है जियान की बॉडी में और ये प्रक्रिया काफी दर्दनाक थी। हमें आगे मेड्यूसा ट्राइब के सीन्स दिखाए गए थे, जहाँ कायलिन ट्रू क्वीन बन चुकी होती है। उसने बेसिकली अपना दबदबा फैला रखा था और अब तैयारी थी ज्वालिया रॉयल फैमिली के ऊपर हमला करने की। वैसे पिछले एपिसोड में सोल क्लैन और ज्वालिया रॉयल फैमिली के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप चीजों को डिटेल में जानना चाहते हो तो देख सकते हो पिछले पार्ट को। चलो, अब यहीं से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सीन दिखाया गया था हमें बर्निंग इंसेंस पवेलियन के एक सबसे हाई स्टैंडर्ड के कॉन्फ्रेंस रूम का। ये बेसिकली एक बड़ा सा हॉल होता है। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है लिंग मेंगशेंग के ऊपर, जो अर्थ पैलेस के पैलेस मास्टर होते हैं। अब उनके चेहरे पे होता है ग्लूमी और फ्रस्ट्रेशन से भरा एक्सप्रेशन। वो कहते हैं, डैम इट, क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारा प्लान रिव्यूज के दौरान शुरू होगा? अब लो रिव्यूज भी खत्म हो गए हैं, हमने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर चीजें ऐसी बनी रही तो येंची को रेस्क्यू करना ये तो दूर की बात, हम अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। लेकिन मेंगशेंग को ऐसे फूटते हुए देख एल्डर ज़ू कहते हैं, मेंगशेंग शांत हो जाओ, तुम्हें इतना एंग्शियस नहीं होना चाहिए। आज शुरुआत में हमारा ये प्लान था कि जब र्यून्स ज्वालिया रॉयल फैमिली के ध्यान को खींच रहे होंगे हम तभी स्ट्राइक करेंगे, लेकिन पवेलियन मास्टर के ऑर्डर्स के हिसाब से हमें कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए। लगता है कुछ हमारे सोच के विपरीत हो गया है। ये सुनकर लिंग मेंगशेंग बोलते हैं, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है? अगर ज्वालिया रॉयल फैमिली हमारे लिए ऐसे परेशानी बढ़ा रही है तो हम उसे लगातार सहते क्यों आ रहे हैं? आखिर इन फालतू की चीजों पर इतना समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? बात ऐसी थी कि लिंग मेंगशेंग और ज्वालिया रॉयल फैमिली के बीच में बिल्कुल खूनी दुश्मनी होती है। लिंग मेंगशेंग अपनी पत्नी के चेहरे को कभी नहीं भूल सकते थे और ऑफ कोर्स जूला को भी पता होता है। वो कहते हैं, मेंगशेंग हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, लेकिन येंची को रेस्क्यू करना सबसे जरूरी है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करी जा सकती, क्योंकि हमारे पास बस एक ही मौका है और क्योंकि पवेलियन मास्टर ने हमें इंतजार करने के लिए बोला है तो उनके पास अपने रीजंस होंगे। फिर से अपनी सीट पे बैठ के लिंग मेंगशेंग मन ही मन में कहते हैं, वो फैंटियन आखिर वो कर क्या रहा है? सीन थोड़ा साइड में जाता है, जहाँ बैठे हुए थे म्यूजू जी। वो अब तक शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पे चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। वो कहते हैं, रियूज खत्म हो गए हैं, लेकिन अब तक म्यूइंग और जियान वापस क्यों नहीं आए? म्यूजू जी से एक और एल्डर बोलता है, डेप्यूटी हेड मास्टर म्यू, इस बार तुम्हारे ह्यूमन पैलेस को सच में एक्सेप्शनल डिसेबल्स मिले। जब से जियान ने बर्निंग इंसेंस पवेलियन के उस कल्टीवेशन रिकॉर्ड को तोड़ा था और हासिल करी होती है मूविंग द रूलर टेक्निक, तब से बात साफ हो गई होती है कि उसका फ्यूचर ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होने वाला। जब म्यूजू जी सोचते हैं जियान के पोटेंशियल के बारे में, वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाते। आगे आने वाले सैक कंपटीशन में म्यूजू जी जियान को लेके काफी उम्मीदें बना के बैठे थे। वो कहते हैं, पिछले कई सालों से तुम्हारे हेवन पैलेस और अर्थ पैलेस का घमंड बढ़ता ही जा रहा है, पक्का पलट तो होना ही था। समय आ गया हमारे ह्यूमन पैलेस के साइन करने का। लिंग मेंगशेंग का भी खुश होने का मन नहीं होता है। वो कहते हैं, अभी पवेलियन मास्टर कहाँ पे हैं? इस सवाल का उत्तर देने वाले जूला भी हो सकते थे, लेकिन जब सब लोग उनकी तरफ देखते हैं वो पाते हैं कि एल्डर ज़ू और कहीं देख रहे हैं। लगता है उन्हें किसी का इंतजार हो। आज इस हॉल में जो हेड की पोजीशन होती है वो खाली पड़ी हुई थी। हॉल में शांति बनी रहती है कुछ 7-8 मिनट तक। जब लिंग मेंगशेंग फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले होते हैं, तभी दूर से एक फायरी फिगर आता हुआ दिखाई देता है। इस फिगर को घेरने वाला जो औरत था वो ओवर पावरिंग होने के साथ साथ ऐसा भी होता है कि उसके बारे में आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। इस फायरी रेड फिगर को देख के जुला खड़े हुए बोलते हैं, पवेलियन मास्टर। ये फोर्स फैंटियन होते हैं, जो बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पवेलियन मास्टर थे। फैंटियन कहते हैं, हाँ मैं वापस आ गया, मैं कुछ जानकारी इकट्ठी करने गया था। हॉल में मौजूद सारे लोग येंची के रेस्क्यू मिशन
सिविलियन से जुड़े होते हैं। फेंटियन पूछते हैं क्या सब लोग यहाँ आ गए। उस लीडर की सीट से नीचे थी कई सीट हैं। यहाँ मौजूद होते हैं म्यूजुजी, लिंग मैंगशेंग और चिंगलाओ, जो ह्यूमन अर्थ और हेवन पैलेस के डेप्यूटी मास्टर्स थे। नहीं, लिंग मैंगशेंग तो आई गेस मास्टर है। बेसिकली अभी तीनों फैक्शंस के लोग जुड़े होते हैं। इनके अलावा बर्निंग इंसेंस पवेलियन के कोर मेंबर्स भी यहाँ मौजूद थे। एल्डरजू कहते हैं हाँ, हम पहले अपने कुछ लोगों को ज्वालिंग सिटी में भेज चुके हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फेंटियन अपने सिंहासन पे जाते जाते बोलते हैं राजा जानकारी के हिसाब से ज्वालिंग रॉयल फैमिली का ड्रैगन लेवल लीजन गायब हो गया है। जैसे फेंटियन की मुंह से शब्द बाहर आए होते हैं, हॉल में एक शांति फैल जाती है। फिर एल्डर्स की शॉक्ड आवाजें सुनाई देती हैं। एक कहता है ड्रैगन लेवल लीजन गायब हो गई, इम्पॉसिबल। बेसिकली उसने कहा था समखना, लेकिन अंग्रेजी में बोल रहे हैं इम्पॉसिबल। शॉक तो भी लिंग मैंगशेंग के चेहरे पे भी था। उन्हें ड्रैगन लेवल लीजन की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है। लिंग मैंगशेंग बोलते हैं ड्रैगन लेवल लीजन का लीडर चिंगटियान वो एक पीक दूधी एक्सपर्ट है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो एक ही बार में पूरी लीजन ही गायब हो गई है। कुछ ऐसे रिएक्शन था चिल्लाओ का। वो कहते हैं कोई बड़ा राज नहीं है कि किंग ज्वालिंग और ड्रैगन लेवल लीजन के बीच में रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे। लेकिन मुझे तब भी ऐसा नहीं लगता है कि ड्रैगन लेवल लीजन पूरी तरह से खत्म हो गई हो। ये सुन के फेंटिया ने नोट किया था। वो कहते हैं इन्वेस्टिगेट करते करते मैंने ज्वालिंग रॉयल फैमिली की सोल टैबलेट्स भी चेक करी। ड्रैगन लेवल लीजन की कोई सोल टैबलेट टूटी नहीं है। ये शब्द फिर से एक बॉम्ब गिरा देते हैं। नहीं, गलत सोच रहे हो। लोग शौक इसलिए नहीं हुए थे कि ड्रैगन लेवल लीजन का कोई मरा नहीं है, बल्कि वो शौक इसलिए होते हैं क्योंकि ज्वालिंग रॉयल फैमिली अपनी सोल टैबलेट्स को बहुत खतरनाक सिक्योरिटी के अंदर रखती है। लेकिन अगर फेंटियन सच में उनके सोल टैबलेट्स को चेक करके आ गए, लगता है उनकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी है। इस शौक के बाद सबके चेहरों पे एक्साइटमेंट दिखाई दिया था। ये देख के फेंटियन ने नोट किया होता है। वो कहते हैं हाँ, मेरी स्ट्रेंथ ये 2 स्टार दोशियान से आगे जा चुकी है। लेकिन लोगों को शक न हो इसलिए मैं पीक 1 स्टार दोशियान का ऑरा रिवील करता हूँ। अगर बात करिए पीक 1 स्टार दोशियान और एक 2 स्टार दोशियान की, दोनों के बीच में एक बड़ा स्ट्रेंथ गैप होता है। एल्डरजू कहते हैं ड्रैगन लेवल लीजन का अचानक से गायब हो जाना इसने चीजों को थोड़ा डामाडोल कर दिया है। पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें अपने प्लान्स को थोड़ा डिले करना होगा। फेंटियन कहते हैं मुझे पता लगा कि ज्वालिंग किंग ने अपनी ड्रैगन लेवल लीजन को उन रूइंस के अंदर भेजा था। लगता है पूरा लीजन उसी के बाद गायब हुआ है। इस पर जुलाओ ने नोट किया था। वो कहते हैं रूइंस के अंदर ऐसी रेस्ट्रिक्शंस मौजूद थी जो मेरे लिए भी बड़ा खतरा बन चुकी थी। लगता है ड्रैगन लेवल लीजन को किसी चीज ने फंसा लिया होगा। लिंग मैंगशेंग के चेहरे पे आ चुकी थी स्माइल। वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ड्रैगन लेवल लीजन की नामौजूदगी इस ज्वालिंग रॉयल फैमिली को कमजोर कर देगी। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। पवेलियन मास्टर फेंटियन का ध्यान जाता है लिंग मैंगशेंग के ऊपर। वो एक थोड़ी सीरियस टोन में बोलते हैं ड्रैगन लेवल लीजन के बिना भी हमें कॉशियस रहना होगा। एनजी को रेस्क्यू करना जरूरी है, लेकिन प्रोसेस के दौरान मैं तुम में से किसी को खो नहीं सकता हूँ। इस जगह पे इकट्ठे होने वाले लोग ये बर्निंग इंसेंस पवेलियन की कोर स्ट्रेंथ होती है। अगर किसी भी कारण से किसी की जान चली जाती है तो पवेलियन के लिए बड़ा नुकसान होगा। पवेलियन मास्टर की बात को सुन के सबने नोट किया था। फेंटियन कहते हैं तो चलो मूव किया जाए। सबसे पहले हम जाएंगे ज्वालिंग सिटी, आगे बातचीत वहाँ पे होगी। वैसे ज्वालिंग रॉयल सिटी में बस 5 लोग जा रहे थे। ये थे फेंटियन, एल्डरजू, म्यूजुजी, चिंगला और लिंग मैंगशेंग। जुलाओ ने खास तकनीक का इस्तेमाल करके अपने पीछे कई क्लोन्स छोड़ दिए थे जो लोगों को बहकाने के काम आएंगे। उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से येंची को ज्वालिंग रॉयल फैमिली के सबसे गहरे अंडरग्राउंड पैलेस में कैद करके रखा गया है। इस जगह पे घना पहरा मौजूद है और रास्ता जाता है बस ज्वालिंग सिटी से। इनके जाने के बाद स्टेज सेट हो जाती है। अब आने वाला था वो तूफान जो पूरे ज्वालिंग सिटी को हिला के रख देगा। सीन एक बार फिर से चेंज होता है। ये जगह होती है किंग ज्वालिंग का पैलेस। अपने थ्रोन पे बैठा हुआ किंग ज्वालिंग आंखें नैरो करके बोलता है अजीब बात है, फैक्शन पवेलियन के ओल्ड घोस्ट का ऑरा ये हाल ही में कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहा है। ये कभी स्ट्रॉन्ग फील होता है तो कभी वीक। वो लोग कर क्या रहे हैं ये सोच के किंग ज्वालिंग की आंखों में वो लाल रंग की रोशनी घूम ही रही थी। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है। एंटर करता है वेंजी। वो भाव करके बोलता है माय किंग, हमें जो ड्रैगन लेवल लीजन की आखिरी लोकेशन मिली है वो है एक बंजर इलाका। ये सुन के किंग ज्वालिंग की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो कहते लगता है बुड्ढा मानेगा नहीं। सॉलोमन की रिपोर्ट के हिसाब से उन रियोस के अंदर की 2 स्पिरिट चिंटियान के हाथ लग चुकी है। डैम ओल्ड घोस्ट। अगर ये 2 स्पिरिट को वापस करने के लिए नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है उसे ऑब्जर्व करने के उसके खुद के प्लान्स हैं। यहाँ तक बोलते बोलते किंग ज्वालिंग का चेहरा और भी डार्क होता जाता है। वो कहते हैं वेंजी, हम अपने आदमियों को भेजो वेस्टलैंड, हमें ओल्ड घोस्ट चिंटियान को हर कीमत पर ढूंढना होगा। इसे वेंजी हेजिटेट नहीं करता। वो बाव करने के बाद हॉल से बाहर चला जाता है। पीछे थ्रोन पे बैठे किंग ज्वालिंग के चेहरे की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई थी। वो खुद से बोलता है आखिर अंडरग्राउंड पैलेस में मेरे फादर कर क्या रहे हैं। जब से उसके पिता ने अपना सिंहासन छोड़ा था वो तब से अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर को गार्ड कर रहे हैं और 7th फ्लोर पे कैद है वो होली फ्लेम जो और कोई नहीं बल्कि येंची है। 11 सालों से वो तरीका ढूंढा जा रहा है जिससे होली फ्लेम को डिवावर किया जा सके। किंग ज्वालिंग कोल्ड आवाज में कहता है जहाँ तक बात रही मेरी ज्वालिंग रॉयल फैमिली के एंसेस्टर की जो मेड्यूसा की पेट्रीफाइंग पावर से पत्थर बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी सील हाल फिलहाल टूटेगी। अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड पैलेस के 6th फ्लोर पे है फेरी बोधी ट्री और 5th फ्लोर पे गॉरफिंड का बेस। यह गॉरफिंड का मतलब होता है वो ब्लड डीमंस जो एलियन इविल रेस से बिलोंग करते हैं। किंग ज्वालिंग फाइनली 4th फ्लोर की बात करता है। वो कहते हैं ज्वान म्यूचिंग। अब तक उस बुढ़े लिंग मैंगशेंग को पता नहीं है कि उसकी वाइफ अब भी जिंदा है। सीन शिफ्ट होता है, हम जाते हैं अंडरग्राउंड पैलेस के उसी 4th फ्लोर पे। इस 4th फ्लोर पे ज्यादा रोशनी मौजूद नहीं होती, लेकिन तब भी हम इस कम रोशनी में एक फिगर को देख सकते हैं। अगर अर्थ हॉल के पैलेस मास्टर लिंग मैंगशेंग ये मौजूद होते तो वो इस व्यक्ति को तुरंत पहचान लेते। आखिरकार ये होती उनकी वाइफ, जिन्हें पाने की अब उन्हें उम्मीद नहीं होती है तो बस बदले की आग। सीन थोड़ा नीचे जाता है जो कि होता है 5th फ्लोर। इस जगह पे भरा होता है एक बहुत ही घटिया सा ऑरा। इस एरिया को एकदम टाइट तरीके से सील किया गया था जिससे वो ऑरा बाहर ना आ सके। अगर चुपके से अंदर देखा जाए तो हमें ब्लड डीमंस की पूरी आर्मी सोती हुई दिखाई देगी। 6th फ्लोर पे वो फेरी बोधी ट्री था और फाइनली हम जाते हैं 7th फ्लोर पे। ये फ्लोर ज्वालिंग रॉयल फैमिली के सबसे गहरे सीक्रेट को रखता था। नहीं, मैं यहाँ पे यांची की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डरावनी एंटिटी होती है घोस्ट वर्ल्ड से और इसे हम जानते हैं घोस्ट इमोर्टल के नाम से। इस टेरिफाइंग बीइंग को छिपाया होता है एल्डर ज्वान से और किंग ज्वालिंग को भी इसके बारे में मालूम नहीं है। हमें एक पत्थर से बने चेम्बर के अंदर से एक इरी सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज थी घोस्ट इमोर्टल की। वो कहते हैं ओल्ड ज्वान, ये होली फ्लेम काफी परेशानी का सबक बन चुकी है, आगे तुम इसे डील कैसे करोगे? जवाब देते हुए एल्डर ज्वान बोलता है, मेरे पास अपने तरीके हैं, तुम्हें बस धैर्य रखना होगा, समय आने पे तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। एल्डर ज्वान की इस बात पे इस जगह पे घोस्ट इमोर्टल की सिनिस्टर हंसी की आवाज गूंजने लगी थी। वो कहते हैं हम 3 घोस्ट इमोर्टल्स में से 2 तुम्हारे ज्वान सेंटिन पे हमला करने का प्लान कर रहे हैं, तुम्हें इस चीज से डरना चाहिए। इस पे एल्डर ज्वान रिएक्ट नहीं करता, वो अपनी नजरों को ले जाता है एक और फिगर पे जिसे मोटी मोटी चेन से जकड़ रखा था। ऑफ कोर्स ये फिगर होता है यांची का। ये एल्डर जो कि किंग ज्वालिंग का फादर था, वो होली फ्लेम को कंज्यूम करने की न जाने कितने सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन रियल मेथड बस उसे एक ही मिला था और वो होता है स्वॉलोइंग पाइथन की उस ब्लड लाइन पावर का यूज करना। जब वो स्वॉलोइंग पाइथन के बारे में सोचता है उसकी नजरें जाती हैं एक स्टैचू के ऊपर। तब तो इस पत्थर की मूर्ति को उस हरे घाट जैसी काई ने ढक रखा था, लेकिन स्टैचू का जो ओवरवेलमिंग ऑरा होता है वो घटने का नाम नहीं ले रहा होता। साफ तौर पे पत्थर में बदलने वाला व्यक्ति अपने समय पे एक पीक पावर हाउस रहा होगा। वो एल्डर ज्वान कहता है अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक के भी पावर मिल जाती है वो मेरी स्ट्रेंथ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। आगे के शब्द उसने बोले नहीं थे, वो बस साय करके अपनी बात खत्म कर देता है। सीन एक बार फिर से चेंज हुआ था। ये ज्वालिंग रॉयल सिटी का ऑक्शन हाउस होता है। एक ब्यूटीफुल सी वुमन के सामने एक बंदा घुटने टेके हुए था। अपने सामने के इस व्यक्ति को काफी समय तक घूरने के बाद उस औरत के होठ हिले थे। वो कहती है बोलो। वो ब्लैक क्लोथ मैन बोलता है मास्टर 3 घोस्ट इमोर्टल्स में से एक डार्क नाइट घोस्ट इमोर्टल ने एक्शन लिया है। अचानक से इस कमरे में ठंडक फैल जाती है और इस बंदी की औरे की वजह से हो रहा था। वो कोल्ड आवाज में कहती है बैस्टर्ड, उस समय से पहले क्यों एक्शन ले रहा है? उनका जोन सेंटिन में घुसपैठ करने का प्लान उस सैड कॉम्पिटिशन के बाद का था। वो पूछती है गोएशान इमोर्टल व चियांगी इमोर्टल के बारे में क्या? वो काली पोशाक वाला बंदा बोलता है ये दोनों शांत बने हुए हैं, लेकिन लगता है इनकी फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं। सामने खड़ी औरत और कोई नहीं बल्कि ब्लड रोज होती है। ब्लड रोज हल्के से नोट करके उस बंदे को जाने के लिए बोल देती है। ये चेम्बर फिर से खाली हो गया था। ब्लड रोज अपनी आंखें नैरो करके बोलती है वो डार्क नाइट घोस्ट इमोर्टल, उसने कभी रूल्स के मुताबिक चलना नहीं सीखा, तो उसके लिए जॉन सेंटिन में जल्दी घुसपैठ करना लगता है उसकी कोई मदद कर रहा है। आखिरकार घोस्ट रियल्म और जॉन सेंटिन के बीच की सील को तोड़ना ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। लगता है जिसका भी काम है उसने डार्क नाइट घोस्ट इमोर्टल को काफी बड़ा लालच दिया है। जब ब्लड रोज के दिमाग में सब स्कीम चल रही थी, सीन चेंज होता है। हम इंसानों की दुनिया को छोड़ देते हैं। ये जगह होती है कब्रिस्तान। हम देखते हैं उस गोएशान इमोर्टल को। वो कहता है क्या? वो मूर्ख डार्क नाइट घोस्ट इमोर्टल एक्चुअली में घुसपैठ की जल्दबाजी कर रहा है। इसके सामने होता है वो डार्क क्रो घोस्ट एम्परर। वो नोट करके बोलता है माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता है कि डार्क नाइट घोस्ट इमोर्टल के ऐसा करने के पीछे क्या कारण है। जवाब देती वो टूम डिगर घोस्ट इमोर्टल यानी कि लॉर्ड गोशियान बोलता है इंसानों के रियल्म और हमारी घोस्ट रियल्म के बीच की सील, इसे तोड़ना बस डार्क नाइट घोस्ट इमोर्टल के बस की बात नहीं है। लगता है इंसानों की दुनिया से कोई और इमोर्टल लेवल का पावर हाउस उसकी हेल्प कर रहा है। इस गोशियान इमोर्टल की आंखें सिनिस्टर होती है। वो कहता है तुम चैनिंग पे नजरें रखो, जिस मोमेंट में मूव करता है मुझे तुरंत बताना। वैसे चियानिंग नाम तो औरत का है, चलो खैर में कुछ समय के बाद मालूम पड़ जाएगा कि इसका जेंडर क्या है। वैसे क्या घोस्ट पावर हाउस में जेंडर होते हैं? जो भी हम लौटते हैं स्टोरी में वापस। डॉक्टर बोलता है माय लॉर्ड, क्या हमें भी जॉन सेंटिन में एंटर करना चाहिए? लॉर्ड गोशियान सुन के अपने सिर को हिलाने लगा था। वो बोलते हैं हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पहले कोई और धैर्य खोएगा। हमारे सामने का सीन को फिर से चेंज हुआ था। हम लौट के आते हैं ज्वालिंग सिटी में। स्क्वीक की आवाज के साथ एक घर का दरवाजा खुलता है। दरवाजे के पीछे एक हट्टा कट्टा व्यक्ति खड़ा था। वो आगे की तरफ बाव करके बोलता है मैं जूनियर अर्थ हॉल डिसाइपल जंग
जंग जैंग सारे सीनियर्स का स्वागत करता हूँ। सामने अपीयर होते हैं फेंटियान और पीछे जुलाओ का ग्रुप था। ये सब फटाक से घर के अंदर चले जाते हैं। फेंटियान कहते हैं आप सब अपनी मनमर्जी के हिसाब से बैठ जाइए। इस घर के अंदर 7 इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इकट्ठे हुए थे। 2 हेवन और अर्थ के एल्डर्स होते हैं और बाकी 5 होते हैं फेंटियान का ग्रुप। अगर बात करिए जंग जैंग की तो ज्वाले रॉयल फैमिली की इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ये जंग जैंग के कंधों पे होती है। फेंटियान पूछते हैं कैसा रहा। जंग जैंग सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बताता है पवेलियन मास्टर जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर को कम से कम 2 1 स्टार दोशियान गार्ड कर रहे हैं। इनमें से पहला है 1 स्टार दोशियान अर्ली स्टेज पे जिसे महंगी कीमत को चुकाने के बाद ज्वाले रॉयल फैमिली ने हायर किया है। वो जनरली 6th फ्लोर को गार्ड करता है। लगता है 6th फ्लोर पे कोई बहुत जरूरी चीज मौजूद है। जहाँ तक बात रही 7th फ्लोर की तो उसे गार्ड करता है एल्डर जुआन जो विकी किंग ज्वालिंग का फादर है। इसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोशियान की मिडिल स्टेज तक पहुंच चुकी होगी। ये सुन के फेंटियान बोलते हैं 1 स्टार दोशियान अर्ली स्टेज पे और एक मिडिल स्टेज पे, इन दोनों को मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ। सवाल ये उठता है कि क्या ज्वाले रॉयल फैमिली के पास सोलोमन सेक्ट और बाकियों की भी हेल्प है। जंग जैंग के पास इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती। वो अपने सर को हिला के बोलता है लगता है ज्वाले रॉयल फैमिली और सोलोमन सेक्ट के बीच के रिश्ते आए दिन खराब होते जा रहे हैं। मुझे लगता है अब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहा है, लेकिन हाल ही में मुझे मालूम पड़ा है कि सोलोमन सेक्ट की जगह ज्वाले रॉयल फैमिली से कुछ और पावरफुल लोग जुड़ चुके हैं। ये सुन के हेवन और अर्थ पैलेस के एल्डर साथ में बोलते हैं इन हेल्पर्स की स्ट्रेंथ कैसी है। जंग जैंग एक्सप्लेन करते हैं कि इनमें सबसे कमजोर ये हमारे डेप्यूटी पैलेस मास्टर म्यूजिजी के लेवल का है जो है पीक 8 स्टार 2 एम्पर लेवल का। और जहाँ तक बात है इनके स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट की तो वो 9 स्टार 2 दे के 9 टर्म में एंटर कर चुका है। मुझे लगता है एक हाफ इमोर्टल लेवल के पावर हाउस के सामने वो कुछ समय के लिए रास्ता रोक पाएगा। जंग जैंग की नजर जाती है जुलाओ और पवेलियन मास्टर फेंटियान के ऊपर। वो कहते हैं सीनियर जूजिन की हाफ इमोर्टल स्ट्रेंथ और पवेलियन मास्टर की 2 स्टार दोशियान लेवल की स्ट्रेंथ के साथ हमारे पास सफल होने की काफी ज्यादा चांसेस है। ये वह सच है कि ज्वाले रॉयल फैमिली का अंडरग्राउंड पैलेस काफी ज्यादा पेचीदा है। इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ को देखते हुए अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो येंची को रेस्क्यू करने में हम इस बार सफल होकर रहेंगे। फेंटियन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर कोई बदलाव होता है तो हम उसके हिसाब से खुद को ढाल रहे होंगे। फेंटियन जानते थे कि इस मिशन को पूरा करने के लिए बर्ने इंसेंस पवेलियन पहले ही काफी बड़े स्टेप को ले चुका है। बेसिकली सेक्ट की ज्यादातर पावर अब सेक्ट से बाहर ज्वालिंग सिटी में आ चुकी है। अगर वो अब भी अंडरग्राउंड पैलेस में नहीं जा पाए तो फिर फैंक्शन पवेलियन की अंडरवर्ल्ड में थू थू हो जाएगी। सबको रास्ता दिखाने वाला जंग जैंग होता है। पिछले कई सालों में जैसा जंग जैंग ने काम किया था वो जुलाओ फेंटियन और बाकियों के अप्रूवल को हासिल कर चुका था। जंग जैंग की स्ट्रेंथ होती 8 स्टार 2 एम्पर लेवल की। जंग जैंग की वेशभूषा होती है ज्वाले रॉयल फैमिली की किसी हाई रैंकिंग ऑफिशियल की। कुछ ऐसी अपीयरेंस लेते हैं बाकी के लोग जिसे कोई उनके ऊपर शक न करे। जब ये ग्रुप पहुंचा होता है अंडरग्राउंड पैलेस के सामने एक गार्ड बोलता है वहीं पर रुको। फेंटियन के जब उसके ऊपर ध्यान जाता है वो पाते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 लेवल की होगी। ये था अंडरग्राउंड पैलेस का बाहरी इलाका और यहाँ पे भी 7 स्टार 2 को गार्ड बना के रखना ये ज्वाले रॉयल फैमिली की खुशहाली को दिखा रहा था। जंग जैंग अपनी अथॉरिटी से भरी आवाज में हंस के बोलता है जनरल फैंग क्या हुआ। वो बंदा जिसका नाम था जनरल फैंग वो तुरंत ही जंग जैंग को पहचान लेता है। वो थोड़े सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ बोलते है ओ तो ये आप लॉर्ड जैंग हो। इस जनरल फैंग के एटीट्यूड के बदलने के पीछे का कारण ये था जंग जैंग का स्टेटस। जंग जैंग इतना ज्यादा टैलेंटेड था उसकी तारीफ किंग ज्वालिंग ने भी करी होती है। खासकर पूरे ज्वालिंग सिटी में किंग ज्वालिंग की लिटिल प्रिंसेस और जंग जैंग के रिश्ते के बारे में खबरें फैली होती हैं। ये उसके भविष्य को और भी प्रॉमिसिंग बना रही थी। वो जनरल फैंग बोलता है लॉर्ड जैंग आपको मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्यों आए हो। जंग जैंग अपनी आवाज को कम करके बोलता है जनरल फैंग मैं यहाँ पे मेजेस्टी के ऑर्डर से आया हूँ। मुझे अंडरग्राउंड पैलेस से कुछ वापस ले जाना है। ये सुन के वो जनरल फैंग हेजिटेट करने लगा था। वो कहता है कि इस चीज को वापस ले जाने में इतने सारे लोग नहीं लगने चाहिए। इस गार्ड की इंस्टिंक्ट्स बता रही थी कि आज जंग जैंग के बारे में कुछ अजीब है। जंग जैंग को बात करना काफी अच्छे से आता था। लगता है इस सवाल को उसने पहले एंटिसिपेट किया होता है। वो कहता है वो आइटम काफी बड़ा है इस वजह से मेजेस्टी ने मुझे लोगों के साथ आने के लिए बोला। ये सब सुनने के बाद भी उस जनरल फैंग के चेहरे पे और भी ज्यादा हिचकिचाहट दिखाई देती है। वो बोलता है लॉर्ड जैंग आजकल हमारी ज्वालिंग सिटी वैसे भी शांत नहीं है। मैं आपको अकेले अंदर जाने दे सकता हूँ लेकिन इतने सारे लोगों का साथ में जाना मैं ऐसे अलाउ नहीं कर सकता। इस बंदे की परेशानी को जंग जैंग अच्छे से समझता था। वो जानता था कि जनरल फैंग उसका रास्ता नहीं रोक रहा बल्कि बस सच्चाई बता रहा है। जंग जैंग उसे दिलासा देते हुए बोलता
बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी नहीं बढ़ाऊंगा। फिर उसने बिना हेजिटेशन के एक गोल्डन कार्ड को बाहर निकाला था। जैसे ही गोल्डन टोकन अपीयर होता है, हम इसे एक गोल्डन ऑरे से चमकते हुए देखते हैं और इसके ऊपर लिखा होता है ज़्वालिंग कैरेक्टर। इस चीज को देख के जनरल फैंग की आंखें एकदम खुली रह जाती हैं। वो कहता है ये तो किंग ज़्वालिंग का गोल्ड टोकन है। ज़्वालिंग सिटी के हर गार्ड को पता होता है कि किंग ज़्वालिंग का टोकन क्या रिप्रेजेंट करता है। इसे देखने का मतलब है कि किंग को देखना। जेंग जेंग दोबारा पूछता है जनरल फैंग अब आप क्या कहना चाहोगे। एक लंबी शांति के बाद जनरल फैंग के चेहरे पे स्माइल आती है। वो अंदर जाने का इशारा करके बोलता है आप सब प्लीज अंदर जाइए। कुछ इस तरीके से जेंग जेंग फैंटियन के ग्रुप को लेके अंडरग्राउंड पेरिस में गया था। जाते जाते ज़ूला, फैंटियन और बाकियों के चेहरों पे स्माइल्स होती है। जनरल फैंग जब उन स्माइल्स को देखता है न जाने क्यों लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो कुछ समय के बाद गुस्से से रिलाते हुए बोलता है अजीब बात है, वो टोकन डेफिनेटली किंग ज़्वालिंग का था लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी दूर से उसे कुछ और लोग पास होते हुए दिखाई देते हैं। जनरल फैंग इन सभी बातों को अपने दिमाग से निकाल के फिर से अंडरग्राउंड पैलेस की पहरेदारी देने लगा था। हमें जंजैंग दिखाया गया था, अभी उसके माथे पे पसीना आ चुका होता है। सच्चाई ये थी कि जिस टोकन को जंजैंग ने दिखाया था वो असली ज़्वालिंग किंग का गोल्ड टोकन नहीं था। आखिरकार भले ही ज़्वालिंग रॉयल फैमिली में जंजैंग का स्टेटस काफी अच्छे से राइज कर रहा हो, तभी किंग ज़्वालिंग उसे गोल्ड टोकन नहीं देगा क्योंकि वो अभी उसका दामाद बना नहीं है। इस टोकन को बनाया होता है फैंटियन ने उनकी 2 स्टार दोशान की स्टैंड के साथ। वो गार्ड असली और नकली चीज के बारे में कैसे पता लगा पाता। फैंटियन कहते मैं किंग ज़्वालिंग के बारे में कुछ चीजें जानता हूँ इसलिए तुम चिंता मत करो। कुछ और देर तक आगे बढ़ने के बाद जंजैंग कहता है पवेलियन मास्टर मैं आप सबको बस यहाँ तक ही ला सकता हूँ, आगे आपको खुद पर निर्भर करना होगा। ऐसी बात नहीं थी कि वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता हो, लेकिन जब तक ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता जंजैंग अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं कर सकता। ज़्वालिंग रॉयल पैलेस में से जगह बनाने के लिए बर्निंग एसेंस पवेलियन ने जंजैंग के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च किया है। अगर किसी भी तरीके से मिशन फेल होता है तो वापस लौटने का भी एक रास्ता चाहिए होगा। फैंटियन नोट करके बोलते मैं समझ गया, तुम वापस जा सकते हो। जंजैंग बाव करके गायब हो जाता है और फैंटियन मुड़ते हैं ज़ूलाओ की तरफ। वो कहते हैं ज़ूजिन तुम्हें क्या मिला। ये सुन के एल्डरज़ू ने अपनी आंखें बंद करी थी। उनके माथे के बीच में से कुछ हल्की लेकिन बहुत पावरफुल वेव्स फैलनी शुरू हो जाती हैं। हम अचानक से उनके एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं। वो कहते हैं हाँ मैं नीचे एक फायरी ऑरे को सेंस कर पा रहा हूँ, वो काफी कमजोर है लेकिन मुझे जियान का ऑरा भी सेंस हुआ है। जब इस नाम को म्यूजुजी और बाकी के लोग सुनते हैं ये सब शॉक हो गए थे। इससे पहले म्यूजुजी ज्यादा परेशान हो पाते। फैंटियन कहते हैं हमें भी जियान के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, अगर वो हमसे पहले यहाँ पहुंच गए तो ये उसकी एबिलिटी को दिखाता है और उसके पास अपने प्लान्स भी होंगे। म्यूजुजी को तब भी चैन नहीं मिल रहा था। वो कहते हैं लेकिन पवेलियन मास्टर ये हमारे फैंक्शन पवेलियन का सबसे तगड़ा टैलेंट है, अगर उसे कुछ हो जाता है। ये सुन के फैंटियन स्माइल के साथ बोलते हैं इन्हें कभी न कभी डेंजर्स का सामना तो करना ही होगा, क्यों ना हम बच्चों को अपने पंखों को फैला लें दें। जियान के खतरनाक कारनामों की खबरें फैंटियन के कानों तक भी पहुंची होती हैं। अगर जियान ने सच में ये सब अपनी बलबूते पे किया है तो अंडरग्राउंड पैलेस का सेकंड फ्लोर उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। वहीं पे अगर अब तक जियान का लक ने साथ दिया है, ये अब तक बस उसकी ट्रिक्स का कमाल है, तो वो फैंटियन के अप्रूवल को हासिल नहीं कर पाएगा। फैंटियन कहते हैं चलो हम अंडरग्राउंड पैलेस के सीधा 3rd फ्लोर में चलते हैं और हाँ 2nd फ्लोर पे एक बैरियर बनाओ जिससे वो लड़का नीचे न जा पाए, उसके लिए 2nd फ्लोर काफी होना चाहिए। ये सुन के पीछे के एल्डर्स नोट करते हैं। कुछ हैंडसीज को चेंज करके इन सब की बॉडी से लाइफ एनर्जी बाहर आई थी। हवा में एक इनविजिबल बैरियर बन जाता है। इस रेस्ट्रिक्शन को सेट करने के बाद ये सब गहराइयों में चले गए थे। अंडरग्राउंड पैलेस में सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। जब सब कुछ शांत सा दिख रहा होता है अचानक से स्पेस वॉर्टेक्स बनता है और इसमें से बाहर फेंके जाते हैं 2 फिगर्स। इससे पहले जमीन पर गिर पाते ये दोनों अपने आप को हवा में स्टेबलाइज करते हैं। जियान कहता है कौन सी जगह है। जियान की आखिरी याद उस जंगल की थी जब उसने 2 स्पिरिट को अपने शरीर के अंदर सील किया था। वो पूरी तरह से थक गया होता है। म्यूइंग उसे संभालने के लिए उसके पास ही आई थी। बस उसी पल पैरों के नीचे एक वॉर्टेक्स अपीयर हुआ था जिसने दोनों को अंदर खींच लिया था। उसके बाद जियान सीधा अपने आप को यहाँ पा रहा है। हालांकि टेलीपोर्ट होने से पहले जियान ने उस जगह के स्पेस में से एक टेरिफाइंग ऑरा सेंस किया था। उसे लग रहा था कि अगर दोनों को इस जगह पे टेलीपोर्ट नहीं किया जाता तो एंटिटी दोनों का कचूमर बना देती। अभी जियान के हाथ में होती है म्यूइंग जो बेहोश हो चुकी थी। जियान एक जेंडस एनर्जी से म्यूइंग को जगाता है। जैसे म्यूइंग की आंखें खुली थी वो अचानक से कहती है वो पावर वो मेरे भाई का ऑरा था। जैसे जियान और उसके पैरों के नीचे वॉर्टेक्स अपीयर हुआ था म्यूइंग के शरीर के अंदर की होली फ्लेम डांस करने लगी थी। ऐसा रिएक्शन बस उसके भाई के ऑरे की वजह से ही हो सकता है। जियान कहता है तुम्हारा भाई। जियान को अनुभव याद आया था जो उसने फायर हार्ट टायरन को ऑब्जर्व करने के बाद किया होता है। एक मिस्टीरियस फोर्स ने उसे अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर में खींच लिया था। अगर जियान के पास वो म्यूइंग का ऑरा नहीं होता तो शायद वहाँ पे उसका काम तमाम हो गया होता। तब से जियान को शक होता है कि म्यूइंग का भाई और कोई नहीं बल्कि येनची है। अभी म्यूइंग की नजरें चारों तरफ स्कैन कर रही थी। वो कहती लगता है हम ज़्वालिंग रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस में आ चुके हैं। जब जियान चारों तरफ के स्ट्रक्चर पर फोकस करता है जियान ने खुद को एक चट्टान के ऊपर पाया था। ये एक पैनी सी चट्टान थी और इसे चारों तरफ से घेर
रखा होता है पत्थरों ने। हालांकि फ्लोर काफी बड़ा था लेकिन इसका कोई आसमान नहीं होता। तभी उसकी नजरें जाती हैं कुछ सीढ़ियों के ऊपर। ये सीढ़ियां ऊपर की तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन जब वो सीढ़ियों के अंत तक देखने की कोशिश करता है, जियान पाता है कि कोई चीज उसकी नजरों को रोक रही है। वो तो भला हो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का, जो एम्पर रियल्म के स्मॉल परफेक्शन तक पहुंच चुकी थी। जियान उसकी हेल्प से सेंस कर पाता है कि जहाँ सीढ़ियां खत्म होती हैं वहाँ कुछ डरावना मौजूद है। व्यूइंग जो कि नीचे की चट्टान के किनारे पे पहुंच चुकी होती है, वो कहती है जगह ये मुझे लावा वर्ल्ड जैसी लग रही है। जियान मुंह से कोड के बोलता है लावा वर्ल्ड। असल में अब तक जियान ने नीचे नहीं देखा था। इस वजह से जब वो म्यूइंग को फॉलो करते करते इस क्लिफ के एज पे आता है, नीचे के नजारे ने जियान को भौचक्का कर दिया था। वो कहता है क्या इनके नीचे कोई जमीन नहीं होती, बल्कि ये था मोल्टन लावा। प्लब 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 की आवाज के साथ उस आग को फेंकते हुए बुलबुले फूट रहे होते हैं। इन सब के किनारे पे आने की वजह से इस क्लिफ का छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया था। जैसे नीचे लावा को छूता है, शिश की आवाज के साथ हम उसे तुरंत पिघलते हुए देखते हैं। जियान फिर से सीढ़ियों की तरफ मुड़ के बोलता है आई वंडर ऊपर वाले फ्लोर पे क्या होगा। वो फिर से अपने ध्यान को इस लावा वर्ल्ड पे लेके आने वाला था, लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वो स्टोरे रिंग से नील रंग के पत्थर को बाहर निकालता है। अब ये चीज किसी हार्ट बीट की तरह अपनी रोशनी फैला रही होती है। ऐसा लगता है ये बहुत खुश हो। वो कहता है ये नियांग मिस्टीरियस आयरन मदर। एक बार फिर से उसकी नजरें सीढ़ियों के अंत तक जाती हैं, भले उसे कुछ दिख ना रहा हो, लेकिन एक बात साफ थी कि ऊपर जरूर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मौजूद होगा। जब म्यूइंग देखती है जियान को ऊपर देखते हुए, वो स्माइल के साथ बोलती है कि हम ऊपर चले। बिना हेजिटेशन के दोनों नोट करते हैं। फिर टैप 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 की आवाज के साथ ये सीढ़ियों की चढ़ाई करने लगे थे। हम फ्लैशबैक से वापस लौटते हैं। जियान का ग्रुप आ गया था बिल्कुल सीढ़ियों के एंड तक। अनएक्सपेक्टेड बात ये होती है कि अब तक इन सीढ़ियों ने जियान के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करी। जिस मोमेंट में ये पहुंचते हैं बिल्कुल टॉप पे, हम जियान और म्यूइंग दोनों को एक जगह पे जमते हुए देखते हैं, क्योंकि इनके सामने का सीन ही ऐसा था। म्यूइंग रुकी सी आवाज में कहती ये है, दोनों के सामने बिछे होते हैं हथियार ही हथियार। यहाँ भाले, तलवार, धनुष बाण और भी कई तरीके के वेपन्स मौजूद होते हैं। हम कई बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों को भी देख सकते हैं। और तो इन सभी वेपन्स में से एक खतरनाक ऑरा बाहर आ रहा होता है। ये बताता है कि इन्हें बनाने वाला कोई आम नहीं रहा होगा। जब जिन अपनी नजरों को और फैलाता है, वो पाता है कि यहाँ बस वेपन्स मौजूद नहीं है, बल्कि इन्हें बनाने के औजार भी मौजूद हैं। ये होती हैं कास्टिंग टेबल्स और हथियारों को पीटने वाले हथौड़े। जियान बोलता है तो अंडरग्राउंड पैलेस का सेकंड फ्लोर है। यहाँ खजानों के नाम पे बस हथियार होते हैं। लगता है पूरा फ्लोर वेपन रिफाइनिंग को डेडिकेट किया गया है। जियान और व्यूइंग पागलों की तरह अपने डब्बे जैसे मुंह को चारों तरफ लेके पूरी सेकंड फ्लोर की जानकारी इकट्ठा कर ही रहे थे, तब इन्हें एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है। ये आवाज होती आबू। इससे पहले दोनों रिएक्ट कर पाते, इनके सामने अपीयर होता है एक मिडिल एज मैन। ये अपनी आंखें ऐसे रगड़ता है जैसे ये जस्ट सो के उठा हो। वो कहता है तुम यहाँ पे कैसे आए, और क्या तुम दोनों को नहीं पता है कि किसी सोते हुए को डिस्टर्ब करना कितनी खराब बात है। इस बंदे ने लोहार जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं, और खासकर इसके जो डोले शोले होते हैं, वो बता रहे थे कि एक लोहार है। अगर ये बोले तो वेपन फॉर्जिंग मास्टर। जियान को इस व्यक्ति से एक अजीब ही प्रेशर फील होता है। वो एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है सीनियर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था, हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। ये सुन के वो बंदा मुंह फुला के बोलता है हम, तुम लोग यहाँ से निकल रहे हो, क्या मुझे पागल समझ के रखा है? मेरे सामने तुम इतनी बोले बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये मिडिल एज मैन जियान और म्यूइंग को ध्यान से देखता है। उसकी नजरें ज्यादा देर तक टिकी रहती हैं जियान के ऊपर, जहाँ पे म्यूइंग का शरीर किसी गुलाब या कमल की तरह कोमल होता है। जियान के पास एक अनफेथमेबल ऑरा था। कुछ पलों के बाद वो व्यक्ति हम्प करके बोलता है लगता है एक इंटरेस्टिंग फेलो आया है। अगर बात करिए कि कौन है, तो ये होते हैं ज़ुआन सेंटियन के सबसे ग्रेटेस्ट ब्लैकस्मिथ, जिन्हें लोग मास्टर ल्यू के नाम से जानते थे। वो बस एक रैंक 5 9 स्टार दूधी नहीं होते, बल्कि इमोर्टल वेपन क्राफ्टमैन बनने के लिए उन्हें बस आधा कदम और आगे बढ़ाना था। जियान इस व्यक्ति को काफी समय तक ध्यान से देखता रहता है। फिर उसके चेहरे पे शौक अपीयर हुआ था। वो कहता है मास्टर ल्यू। उसने ये नाम जुलाओ से कई बार सुना होता है। जिस तरीके से एल्डर ज़ू भी मास्टर ल्यू की तारीफ करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते थे, वो इनकी एबिलिटी के बारे में बताता है। लोगों को लगता था मास्टर ल्यू एक सिंपल सी दुकान चलाते हैं, मतलब हथियार बनाने की दुकान, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। मास्टर ल्यू का बिजनेस कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। जिन लोगों ने मास्टर ल्यू से वेपन्स बनवाए होते हैं, उन्हें ही मास्टर ल्यू के असली कैरेक्टर के बारे में मालूम होता है, क्योंकि उसे एक वेपन को बनवाने में वो लोग लगभग कंगाल हो गए होते हैं। चलो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, बस इतना समझ लो कि बहुत कम लोगों को पता था कि मास्टर ल्यू और ज़ोलिन रॉयल फैमिली के बीच में एक्चुअली में एक अलायंस भी बनी हुई है। कुछ कीमती रिफाइनिंग मटेरियल्स के बदले में मास्टर ल्यू ज़ोलिन रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स के लिए अच्छे हथियार बनाया करते थे। ऑफ कोर्स मास्टर ल्यू के वेपन्स को इस्तेमाल करने की हर किसी की औकात नहीं होती। किंग ज़ोलिन जिन्हें अप्रूवल देता था और उसे अपना गोल्डन टोकन दिया करता था, वही अंडरग्राउंड पैलेस के सेकंड फ्लोर पे आ सकते हैं। मैं इतनी कहानी क्यों कह रहा हूँ तुम्हें अब समझ में आएगा। इसे तुम ये भी समझोगे कि कुछ चीजों को स्किप नहीं किया जा सकता। बात ऐसी थी जब मास्टर ल्यू ने जियान और म्यूइंग को देखा तो उन्हें लगा कि इन दोनों को किंग ज़ोलिन ने भेजा है, क्योंकि एल्डर ज़ू होते हैं काफी पहुंची हुई हस्ती। उन्हें ज़ोलिन रॉयल फैमिली और मास्टर ल्यू के रिश्ते के बारे में पता होता है। जियान अपने दिमाग में प्लान बनाते हुए हाथ कप करके बोलता है मास्टर ल्यू, हम अपने लिए हथियार
सही करवाने आए हैं। बगल में खड़ी म्यूइंग का दिमाग बिल्कुल खाली था। वो खुद से कंफ्यूजन से भरी आवाज में कहती है वेपन। उसका फोकस होता है अपने भाई को ढूंढने पे, लेकिन जियान का हथियारों के कारोबार में लग रहा है। जब म्यूइंग अपने चेहरे पे कंफ्यूजन दिखाने वाली थी तभी जियान उसके हाथ को हल्के से टाइट पकड़ता है। वो स्माइल के साथ बोलता है यिंग क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ? ये सुन के म्यूइंग हेस्टेट करती है। फिर जियान के अनवेवरिंग एक्सप्रेशन को देख के वो बिना कुछ पूछे नॉड कर देती है। इन दोनों को देख के मास्टर लू हम्प करके बोलते हैं भले मैं यहाँ किंग ज़ॉलिंग के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे घटिया चीजों पे काम करने की आदत नहीं है। अगर तुम एक अच्छा मटेरियल नहीं लाए हो तो फिर यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि कचड़े के ऊपर काम करके मैं अपनी स्किल्स का अपमान नहीं कर सकता। मास्टर लू भी देख पा रहे थे कि दोनों ज़ॉलिंग रॉयल फैमिली के उन घमंडी डिसाइपल्स की तरह नहीं है। इस वजह से वो खोल के बोलते हैं। मास्टर लू के शब्दों को सुन के जियान के चेहरे पे ऑकवर्ड सी स्माइल आती है। वो इस समय ऊपर वाले को कितना धन्यवाद बोलना चाहता था ये तो जियान का दिल ही समझता है। ओके, किसने सोचा था कि वो अचानक से इस लेजेंडरी मास्टर लू से मिलेगा। जब से उसे यिन यांग प्रोफाउंड आयरन मदर मिला था तब से वो सोच रहा होता है मास्टर लू से मिलने की, जिसे म्यूइंग की इमोर्टल सोर्ड को सही किया जा सके। वो तलवार खतरनाक लेवल की पावर से भरी हुई है, लेकिन डैमेज की वजह से अपनी पावर को शो नहीं कर सकती। जियान बिना हेजिटेशन के अपनी स्टोरिंग से उस यिन यांग प्रोफाउंड आयरन मदर को बाहर निकालता है। वो इसे दोनों हाथों से आगे बढ़ा के बोलता है सीनियर क्या ये चीज आपकी आंखों के नीचे आने के काबिल है। तब तक तो मास्टर लू के चेहरे पे एकदम हॉटी वाला एक्सप्रेशन होता है, मतलब वो लुक जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। हाउएवर जैसे उनकी नजरें जियान के हाथों के ऊपर जाती हैं, मास्टर लू का मुंह डब्बे की तरह खुल जाता है और उनकी आंखें बिल्कुल श्रिंक यानी कि छोटी हो गई थी। वो शौक से भरी आवाज में कहते हैं ये तो यिन यांग प्रोफाउंड आयरन मदर है। अब तक हम मास्टर लू के कैरेक्टर के बारे में इतना समझ ही चुके हैं कि इस इंसान को फोर्जिंग के अलावा और किसी से मतलब नहीं है। ये एकदम मस्त मौला आदमी है और हमें इनका पागलपन नेक्स्ट एपिसोड में दिखेगा। फिर सीन अंडरग्राउंड पैलेस के 3rd फ्लोर में जाएगा और हमें इमोर्टल सोर्ड के राज मालूम पड़ेंगे। चीजें होने वाली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और आई गेस अगले एपिसोड के बाद इंटेंस फाइटिंग सीन शुरू होने वाले हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते हुए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप से ओपन है, अगर एपिसोड्स का वेट आपसे नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली उसे चेकआउट कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो वीडियोस को रिलीज होने से पहले। वैसे मेंबरशिप के 2-3 लेवल्स हैं। हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स कल के एपिसोड को शाम को ही देख पाते हैं, वहीं पे जो होते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वो रहते हैं हमेशा 2 एपिसोड्स आगे। और अब तो हमने इमोर्टल गॉड्स के लिए एक और कैटेगरी बना दी है, जिसे मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। इसमें आपको 30 दिन का वीडियो भी देखने को मिलता है, आप अपने हिसाब से इन्हें चेक कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके दिमाग में किसी तरीके का सजेशन या सवाल हो तो उसे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम करते हैं इसे यहीं पे क्लोज। अंटिल देन स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।